CAPF 2014 से 2003 के अपने सारे पेपर सॉल्व करे थे। अपने फिर सब्जेक्ट वाइज देखा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या चीज़ करनी है, कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि कौन सा टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस के अंदर, पॉलिटी के अंदर, एनवायरनमेंट और साइंस के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री वगैरह के अंदर, वो चीज़ बता दी थी। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक PYQ क्यों इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली मुझे भी इसकी इंपॉर्टेंस है ना बहुत बाद में पता चली कि PYQ क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करी थी तब मुझे एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो PYQ ही होते हैं। और आपको जब मैंने पेपर सॉल्व करवा रही थी तब भी मैंने एक बात बताई थी कि PYQ को कब सॉल्व करना चाहिए। PYQ को हमेशा जब आप तैयारी कर रहे हो ना उससे पहले सॉल्व करना चाहिए। उससे पहले मतलब जिस दिन आपको कुछ भी नहीं पता हो, जब आपके माइंड में एकदम चीज़ ब्लैंक होती है ना, तब आपको PYQ उठा के सॉल्व करनी चाहिए। अच्छा पूछो क्यों? क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि देखो, PYQ से आपको ये पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। ऑब्वियस सी बात है, डिफिकल्टी लेवल हमेशा हर साल बढ़ता जाता है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, उसके साथ उसकी कट ऑफ जो है वो भी बढ़ रही है। लेकिन द पॉइंट इज आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री है, आपने किसी को बोल दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी करनी है, वो बोलेगा आपको क्या आप आर एस शर्मा पढ़ लो या फिर NCERT पढ़ लो ओल्ड। अब NCERT में भी ओल्ड NCERT के अंदर भी सब कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कैसे कवर करना है और किस चीज़ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको सब कुछ PYQ बताएगा। तो अगर एक भी बच्चा अगर ये चीज़ कर लेता है कि वो PYQ को सबसे पहले तैयारी करने से पहले सबसे पहले PYQ को सॉल्व करता है, तो बिलीव करना जब तक वो एंड तक तैयारी करके पहुंचेगा उसे ये पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मत करो, कोई भी वीडियो मत देखो मेरा, लेकिन खुद ऐसा करो, खुद ऐसी मेहनत कर लो कि PYQ को डाउनलोड करो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उनके आंसर्स ही देख लो, उनसे तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस उसके आंसर्स देख लो, लिख लो। और जब तुम एक रजिस्टर में नोट करोगे तो जब जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, टॉपिक में लिख लो एंशिएंट हिस्ट्री। अब उसके जितने भी क्वेश्चन है आपने सॉल्व करके लिख लिए। जब आप उसको पढ़ रहे हो तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप जाके क्वेश्चन को फिर वहाँ पे जो आपके बुक वगैरह या नोट्स है उसको जाके पढ़ो। देखो, एक टॉपर थी, उन्होंने ये बात कही थी कि UPSC के अंदर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। और ये बात सही है, और वो टॉपिक्स रिपीट होंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएगा सिर्फ और सिर्फ PYQ। कोचिंग्स भी नहीं हेल्प कर सकते इस चीज़ में, मेरी बात समझो क्यों। देखो, कोचिंग्स के अंदर क्या होता है, जो बच्चे पढ़ा रहे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पास एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए नॉलेज है। ठीक है, वो UPSC नहीं है, वो कोई भी एक बॉडी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, UPSC से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। उसके इतने ज़्यादा जो प्रोफेसर वगैरह बना रहे होते हैं उनको बहुत कमांड होती है उस सब्जेक्ट के अंदर। जो पेपर बना रहा होता है वो उसके माइंड को कैसे रीड करेगा कि वो पेपर वैसा बनाने वाला है। कोचिंग वाले सिर्फ ट्राई कर सकते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये छोड़ के नहीं जाना, वो छोड़ के नहीं जाना। लेकिन लक है कि अगर आपको जो उन्होंने बताया वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं उसमें। पेपर बनाने वाले तो वो है नहीं, अगर वो पेपर बनाने वाले होते तो वो अपनी कोचिंग में सबको पास करा देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक और क्वेश्चन मैं आंसर करूँगी एकदम एंड के अंदर कि UPSC की CSE की तैयारी करने वाले को क्या CPF दे सकता है या फिर CAPF की तैयारी करने वाला CSE दे सकता है क्या। PYQ क्यों किए जाने चाहिए ये मैंने बता दिया, कैसे करे जाने चाहिए, कब करे जाने चाहिए ये भी मैंने बता दिया। अब देखो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है PYQ की। यहाँ पे मैंने बहुत कम एग्जाम्पल्स लिए हैं जो मुझे थोड़े से लगे। टॉपिक जब मैं सॉल्व करा रही थी तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे लोकसभा से इतने क्वेश्चंस पूछे गए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से इतने क्वेश्चंस पूछे गए। आपको मैं आज जो बताने जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रही हूँ कि PYQ क्यों करने चाहिए। अब देखना, बहुत ध्यान से सुनते जाना इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले देखो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। 14 से 18 के अंदर आपको ये पूछा गया है कि आर्टिकल्स दे रखे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, आर्टिकल्स दे रखे राइट टू इक्वालिटी के अंदर। अब इसमें से आपको पूछना है, सेलेक्ट करना है कौन सा है 14 से 18। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप याद करोगे कि 14 से 18 कौन कौन से आर्टिकल है। अब यहाँ पे आ जाओ 2017 के अंदर। 2017 के अंदर देखो, 2017 के अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जब आपने 2014 में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको पता चल गया कि आर्टिकल 14 कौन सा है, तो आप इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट बताती हूँ। 2014 के अंदर एक क्वेश्चन देखो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ करेक्ट है। वहीं पे आप यहाँ पे देखो 2016 में फिर प्रेसिडेंशियल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम की है। तो आप अगर जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये चीज़ समझोगे कि आपको आंसर टिक नहीं करना, PYQ ऐसे सॉल्व नहीं होते, किसका आंसर देख लो क्या है आंसर नहीं।
आप ये चीज़ देखोगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, और वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की 2016 में, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। देखो पीवाईक्यू करने का सबसे अच्छा तरीका, मैंने भी जब सॉल्व करवाए थे तो मैंने जो ऑप्शन पीवाईक्यू में आंसर क्या है वो तो आपको आंसर किसी में मिल जाएगा, इसका आंसर ए है, बी है, सी है, वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, जो ऑप्शन है ना उन ऑप्शन को पढ़ना है। जो चीज़ पूछी है, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पूछा है, आपने पहले सबसे पहले तो आपने क्या करा, पीवाईक्यूज सिलेबस स्टार्ट करने से पहले पीवाईक्यूज लिख लिए। फिर जब आप सपोज आप पॉलिटी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आप हाईलाइट कर लोगे अपनी बुक के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और यहाँ पे भी उसके बारे में ही पूछा गया है। इन शॉर्ट वहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, तो इन दोनों में ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब भी आप पढ़ोगे अपनी पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत को उठा के, तो आप ये देखो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, तो ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करी गई है, यहाँ से आपसे बात करी गई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्टेड कैसा होता है। और यहाँ पे देखो फिर 2021, यहाँ पे 2014 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, यहाँ पे 2021 के अंदर देखो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कौन कौन वोट करता है, वही चीज़ सेम पूछ ली। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बात हो रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन सेम नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो सेम है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो रही है, यहाँ पे भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की ही बात हो रही है। फिर यहाँ पे देखो 2019 के अंदर क्वेश्चन देखो, 2019 में उन्होंने एक आपको ये दे दी डीपीएसपी टू चेरिश, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी, है ना, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये चीज़ दी थी। अब यही चीज़ आपको पूछ ले इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे डीपीएसपी क्या होती है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स कौन सी होती है, प्रियम्बल में क्या चीज़ है, ये आप ऑप्शन से प्रिपेयर करोगे। फिर यहाँ पे देखो 2022 में उन्होंने पूछ लिया कि इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। तो आपने जब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद कर ली इस क्वेश्चन से 2019 में, तो 2020 में आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से आराम से आंसर कर लोगे, आपका ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी। आगे चलो, आगे दिखाती हूँ, बहुत क्वेश्चन हैं ऐसे, बहुत क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखो डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है। डीपीएसपी आपने यहाँ पर 2019 में डीपीएसपी के बारे में बात करी, फिर यहाँ पे 2019 में डीपीएसपी के अंदर उन्होंने पूछ लिया इनमें से कौन सी डीपीएसपी है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पूछ लिया गया, नॉट पूछा था डीपीएसपी कौन सी नहीं है, तो डीपीएसपी अपन को पता होगा कि कौन सी है, तो अपन टिक कर लेंगे। यहीं पे आप ये देखो डीपीएसपी ऑफ द स्टेट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, 2021 की बात है। क्वेश्चन पूछ लिया 2019 में और 2021 में, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस थोड़े से चेंज है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 2019 के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मैंने सारे डीपीएसपी को याद कर लिया, तो मैं ये क्वेश्चन 2021 का अटेम्प्ट कर सकती हूँ आराम से, तो वही चीज़ है। यहाँ पे फिर देखो 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, नॉट अ डीपीएसपी, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं 2019 में, 2018 में और 2021 में। तो यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में पूछा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये देखो ऑप्शन यहाँ पे मिल गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन बी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव फॉर्म, ये मिल गया। फिर ये ऑप्शन दोनों तो मिल गए इसी के अंदर, ये देखो ये रहे दोनों। फिर यहाँ पे तो इन्फोर्सिबल वगैरह पूछा हुआ है, फंडामेंटल राइट और ये चीज़ पूछी हुई है। तो मेरा कहने का ये सेंस है कि आपने डीपीएसपी एक बार प्रिपेयर कर ली, 2018 में प्रिपेयर कर ली आपने, तो आप 19 का क्वेश्चन कर सकते हो, आप 21 का भी पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो और उसमें आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, वो भी सिर्फ पीवाई की वजह से। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ बताती हूँ, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना। पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि सिर्फ वही पूरे सेम ऑप्शन आ जाएंगे, वो पीवाईक्यू आपको टॉपिक्स बताते हैं, ठीक है, टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मेनका गांधी केस के बारे में बात करी गई कि कौन सा करेक्ट नहीं है 2022 में, 2023 में फिर मेनका गांधी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया, यानी आपने अगर 2022 में मेनका गांधी केस प्रिपेयर कर लिया तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो या सही कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो मेनका गांधी केस के बारे में पूछा गया, तीनों ऑप्शन में मेनका गांधी है 2018 में, 2023 में और 2022 के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर मेनका गांधी केस का बारे में मैंने आपको चीज़ बता दिया। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो केस देखना, केशवानंद भारती केस आपको 2014 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, केशवानंद भारती केस ऑप्शन में दे रखा है, केशवानंद भारती केस आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। फिर यहाँ पे आपको मेनका गांधी मिनर्वा मिल केस ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप कि केसेस तो वैसे भी आपको पढ़ने हैं ये सारे, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अब देखो एसआर बोमई केस यहाँ पे है शायद, एसआर बोमई केस, ये देखो एसआर बोमई केस, ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये रहा एसआर बोमई केस। यानी अगर आप एक बार प्रिपेयर कर रहे हो ऑप्शन के थ्रू तो आपका ये क्वेश्चंस आगे वाले जितने भी पेपर्स आने वाले हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना।
क्रीमी लेयर का पूछा है तो के एम नानावती, इंदिरा साहनी और मधुलामे और सज्जन सिंह, ये सारे केसेस आपको प्रिपेयर करने हैं एज एन ऑप्शन, क्योंकि ये कभी भी एज ऑप्शन या फिर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर कभी भी आने वाले पेपर्स में। 2017 का क्वेश्चन है। अब फिर आ जाओ यहाँ पे, देखो 2015 में देखो राज्यसभा में मनी बिल के लिए कितने दिनों तक वो होल्ड कर सकता है, ये 14 डेज पूछा था। 2014 में फिर मनी बिल के बारे में पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। एक बार आपने 14 में प्रिपेयर कर लिया मनी बिल का ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन हो, आप अटेम्प्ट कर लोगे। फिर मनी बिल के बारे में पूछा 2020 में, फिर यहाँ पे दे दिया। फिर यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मनी बिल पूछी, यहाँ पे 2000, ये शायद 2019 या 17 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ पे पूछ लिया। तो यानी कि अगर आप 2014 के पेपर को सॉल्व करते हुए मनी बिल को प्रिपेयर कर लिया तो ये वाले क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहाँ पे पूछा 2018 में। 2019 में पब्लिक अकाउंट कमेटी जो यहाँ पे ऑप्शन था वो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछा और यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछ लिया। फिर यहाँ पे देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 2023 में क्वेश्चन था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का 2014 के अंदर क्वेश्चन था। नेशनल ह्यूमन राइट का 2014 के अंदर क्वेश्चन था। पहले कुछ पेपर जब मैं सॉल्व कर रही थी 2014, 15 और 16 के, तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जैसे यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे वो लोकसभा से, मतलब वो पार्लियामेंट से पूछ रहा है तो सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट से होते थे, है ना। फंडामेंटल राइट से तो 2-3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से निकल जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा चेंज होने लगा है। एक फंडामेंटल से होगा तो एक लोकसभा से, एक पंचायत से होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कहने का ये मतलब है कि पीवाईक्यू आपको कितनी हेल्प करते हैं उस चीज़ को नोटिस करो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स के लिए पूछ लिया इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट होती है, एक्स ऑफिसो मेंबर, और यहाँ पे स्टेटस कहाँ से मिला हुआ है। आप पढ़ोगे डीप में आपको पता चल जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, 2020 में, 2019 में पूछा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज हो गए यहाँ पे, ठीक है, बस ऑप्शन चेंज हो गए थोड़े बहुत। यहाँ पे देखो ही शैल हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, ही शैल हैव द राइट टू ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। सेम चीज़ है, सेम चीज़, बस एक एक दो शब्दों का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में जैसे आप पढ़ोगे तो आपका ये दोनों क्वेश्चंस निकल जाएंगे और आने वाले फ्यूचर में भी वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो इस चीज़ को करने में ना मेरी बहुत मेहनत लगी है, लेकिन उसी चीज़ में आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पीवाईक्यू सच में इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर की तैयारी करो, आप पीवाईक्यू को करो, लेकिन पीवाईक्यू को कैसे करो, उनके ऑप्शन से करो। स्पेशली यूपीएससी के पेपर्स के लिए, सीएससी के पेपर्स के लिए, सीडीएस के पेपर्स के लिए आपका पेपर सच बता रही हूँ निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। और आप जब तैयारी करोगे ना, तो आप, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, मुझे सच में ये चीज़ें नहीं पता थी। ये पता होती ना तो मेरे बहुत टाइम, और अगर मेरे लिए कोई ऐसे वीडियोज़ बना के रख देता ना, मेरा बहुत टाइम सेव हो जाता, जो मुझे खुद को ढूंढने में टाइम लगा था। यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करी गई है 2021। फिर यहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इम्पीचमेंट ऑफ जज के बारे में बात करी गई, नॉट करेक्ट। यहाँ पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे भी इम्पीचमेंट की बात करी, किसके, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट करेक्ट। और ये ईयर है, ये वाला जो ईयर है 2021, और ये शायद 22 का क्वेश्चन है, नहीं ये 19 या 22 किसी का होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग 2016 में नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यहाँ पे फिर 2022 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। 2016 का पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए अगर मैंने इंडियन के फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़ लिए तो 2022 में अगर मैं पेपर देने गई तो मेरे से ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखो आर्टिकल, यहाँ पे पूछा आर्टिकल 371 जी के बारे में 2015 में। यहाँ पे आर्टिकल पूछ लिया 371। अगर आप 371 यहाँ पे जी देखोगे तो आप 371 में कौन कौन से, वहाँ से ABCD जितने भी सारे स्टेट्स हैं उसकी एक ट्रिक है, मैं वो करवा दूंगी, उसके बारे में याद करोगे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो 371 से आर्टिकल पूछा जाएगा आपको ये भी क्योंकि यहाँ पे देखो जी अल्फाबेट से आप याद करोगे तो इसको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है। तो ये 2015 ने 2018 में जाके आपकी हेल्प कर दी। अब यहाँ पे देखो 9 शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। 9 शेड्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही क्वेश्चन बनता है इससे। 9 शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। फिर 9 शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया 2017 में। अब देखो यहाँ पे भी पूछा गया है कि एडिड कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था, 14 में, 1 में, 19 में और 99 में। यहाँ पे भी ये पूछा गया है कि 9 शेड्यूल को कब ऐड करा गया था, 3rd में, 4th में, 1st में और 6th में। ऑप्शन ही देख लो अगर आपको चेक होगा तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट और ये फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, दोनों के अंदर एक ऑप्शन सेम है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है मैं हाईलाइट कर देती हूँ इस ऑप्शन को, ये है फर्स्ट अमेंडमेंट का ऑप्शन, और यहाँ पे भी देखो ये है फर्स्ट अमेंडमेंट का ऑप्शन। तो अगर आप 2015 का पेपर कर रहे हो तो आपको 2017 में ये क्वेश्चन पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट। समझ में आ रही है पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस, पॉलिटी में नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट में। यहाँ पे देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखो, आपसे ये पूछा कि ये किसका नेम है, यहाँ पे पूछा, ठीक है, तोलकप्पियम किसका नेम है, यहाँ पे पूछा है ये इसके बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पता है कि तोलकप्पियम क्या है, तमिल ग्रामर की बुक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि इसके बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। तमिल ग्रामर की बुक है, संगम है, संगम लिटरेचर में तो पढ़नी के द्वारा लिखी गई होगी क्या, संगम टाइम पे तमिल
संगम एरा के अंदर पन्नी थे क्या? नहीं थे, तो आंसर ये हो जाएगा रॉन्ग। समझ में आ रहा है? ये है आंसर, क्वेश्चन है 2022 का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2017 में पूछा विजयनगर साम्राज्य के अंदर किंगडम्स में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी। और यहाँ पे देखो ये 2014 में क्वेश्चन है, संगम, सुलवा और तुलवा कौन सी डायनेस्टी थी? हमें पता है ये विजयनगर साम्राज्य की थी। 2014 में मैंने ये क्वेश्चन करा कि ये सारी किसकी थी? विजयनगर की। और यहाँ पे आके मैंने ये क्वेश्चन कर दिया कि विजयनगर साम्राज्य में संगम, तुलवास और अरिवेडू थी। समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ में आ रहे हो? यहाँ पे देखो, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2015-14 के अंदर। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2018 के अंदर। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2021 के अंदर। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2016 के अंदर। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? बर्डन किस पे आता है? कंडीशन क्या होती है? किसने शुरू करा था? आप परमानेंट सेटलमेंट पढ़ोगे तो ये तो पढ़ोगे कौन से ईयर में शुरू हुआ था और किसने लागू करा था। परमानेंट सेटलमेंट में कहाँ लागू हुआ था, ये चीज़ हो गई। किस और परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये चीज़ हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस होती है पीवाईक्यू की। यहाँ देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस की बात करिए, 4 आपको लेयर्स दे रखी हैं। यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर, तो अब जब इस ऑप्शंस में आप यहाँ पे ये सारी लेयर्स पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किसके अंदर लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व करा जाता है। ये लेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी का एग्जांपल दे रही हूँ। फिर यहाँ पे देखो 2014 में डोलड्रम्स के बारे में, प्रेशर बेल्ट के बारे में पूछा गया था। फिर वापस से देख लो 2019 में क्वेश्चन बना डोलड्रम से कि डोलड्रम्स क्या है, इक्वेटोरियल क्लाम मतलब क्या चीज़ होती है, विंड्स होती हैं। ठीक है, मेरा मतलब ये सिर्फ अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही इस क्वेश्चन को, मैंने करवा दिया है क्योंकि ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो डोलड्रम्स, प्रेशर बेल्ट के बारे में पूछा, यहाँ पे सेम डोलड्रम पूछ लिया है। समझ में आ रहा है पीवाईक्यू कैसे करना है? पीवाईक्यू में क्वेश्चन उठ के नहीं आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा उनको डीप में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2016 में देखो, 2016 में क्वेश्चन पूछा था कोपेन पे, क्लासिफिकेशन दे रखा है ये लेटर्स है, इनमें से कौन सा एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ गिवन है। फिर यहाँ पे देखो कोपेन का क्लाइमेट पूछ लिया 2020 के अंदर। ज्योग्राफी का बता रही हूँ, पॉलिटी का नहीं बता रही कि लक्ष्मीकांत है। ज्योग्राफी में भी देख लो, हिस्ट्री में भी बताया है, ज्योग्राफी में भी देख लो, आगे भी बताऊंगी कि ये देखो ये सारे क्लाइमेट आपको दे रखे हैं। ये रहा AW ऑप्शन, यहाँ से प्रिपेयर करा, आंसर निकल गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे AM से ये निकल जाएगा, W से देख लेना क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करोगे तो ये चीज़ निकल जाएगी। 2016 के पीवाईक्यू ने 2020 में जाके हेल्प करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन है, नॉट अ वार्म करंट, इनमें से कौन सी वार्म करंट नहीं है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक, ये सारी आपको कैनरी और ये सब दे रखी है। यहाँ पे पूछा है कौन सी करंट नहीं है। अब आपको गल्फ स्ट्रीम पता चल जाएगी। आप यहाँ पे करंट्स के बारे में पढ़ोगे, कौन सी वार्म होती है और कौन सी कोल्ड करंट होती है। तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, लैब्राडोर और कैलिफोर्निया, आपको ये सारी पता चल जाएंगी। इसमें से कौन सा आंसर है? टॉपिक रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, 2018 से 2022 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो टाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइड्स के बारे में 2018 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शंस देखो, नॉर्मल टाइड से हाइट किसकी ज़्यादा होगी, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। आपको ये पढ़ना होगा स्प्रिंग टाइड क्या होती है, नीप टाइड क्या होती है, एपोजी और पेरिजी क्या होती है, डेली और सेमी अर्नल टाइड्स क्या होती है। यहाँ पे देखो हाई टाइड इज हायर देन द एवरेज। यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड कहाँ पे था, ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करा था 2018 में स्प्रिंग टाइड के बारे में। 2 क्वेश्चन मुझे मिल गया 2023 में स्प्रिंग टाइड के बारे में। स्प्रिंग टाइड इज हायर देन एवरेज, समझ में आया? तो अगर आप ये चीज़ कर लोगे 2028 का क्वेश्चन कर लोगे तो ये 2023 में अगर आप पेपर देने गए थे तो आप ये क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लेते, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग टाइड के बारे में पूछा और ये स्प्रिंग टाइड यहाँ पे मेरा ऑप्शन था। फिर उसके बाद देखो ये वाले क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे देखो साइंस में क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ वापस से, सारे सब्जेक्ट के बताएं। हैवी वाटर देखो, हैवी वाटर पूछा है 2015 के अंदर। फिर वापस से हैवी वाटर का क्या नेम होता है। हैवी वाटर के बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ा 2015 में क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ करा जाता है। 2017 में केमिकल नेम पूछ लिया इसका हैवी वाटर का। अब यहाँ पे देखो 2020 के अंदर बात करते हैं अपन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंदर। तो हमसे ये पूछा गया है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट है, सेम क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पर 2020 में क्वेश्चन है। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन भी सेम है और इसके ऑप्शंस भी नॉर्मली आंसर जो है वो सेम है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया? आंसर होगा डी, इसका भी आंसर डी है। फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी। तो ये 2020 वाला क्वेश्चन 2023 में आंसर सेम। 2000 थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करिए ना, बेस तो वही निकल रहा है। यहाँ पे देखो 2020 के अंदर प्लेटलेट्स का फंक्शंस पूछा है, बहुत क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस। प्लेटलेट्स का क्वेश्चन पूछा है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, O2 ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, और ये चीज़ अपन से पूछी है। यहाँ पे देखो फिर प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज 2023 में यहाँ पे भी फंक्शन पूछा प्लेटलेट्स का। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस क्यों है, फंक्शन करेगी, उसके कुछ फंक्शंस होंगे तभी तो वो इंपॉर्टेंट होगी। तो 2023 में उन्होंने फंक्शंस पूछ लिए प्लेटलेट्स के। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज, मैंने यहाँ पे ना ग्लूकोज पे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 के अंदर, ये 2019 का क्वेश्चन होना चाहिए शायद, 2019 या 17 का। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए पूछा गया क्या क्या रिलीज होता है, मैंने एक मैप से बताया था, एक डायग्राम से समझाया था, उसके स्क्रीनशॉट लगा दिया था कि क्या क्या टूट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोडक्ट एंड रिस्पिरेशन, सेम है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आओ 2016 में देखो, 2015 में देखो, यूरेनियम, कोबाल्ट, आयरन, ये एप्लीकेशंस है इनकी एलिमेंट्स। ये रेडियम किस लिए यूज़ होता है, आयोडीन, कोबाल्ट और यूरेनियम किस लिए यूज़ होता है, कोबाल्ट किस लिए यूज़ होता है, ये रहा, ये तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको आता है। आयोडीन किस लिए यूज़ होता है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी है, नॉर्मल बिना पढ़े भी कर लोगे, लेकिन फिर भी बता रही इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि 2015 से डायरेक्टली 2016 में ही पूछ लिया। अब आगे देखो, यहाँ पर इन्वायरमेंट में क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने हैं पार्क्स, यहाँ पे देखो नॉर्थ से साउथ अरेंज करने हैं, और यहाँ पे इन्होंने मैप में ही पूछ लिया। आप नॉर्थ से साउथ कैसे अरेंज करोगे, जब आपको उनकी लोकेशन पता होगी, और यहाँ पे देखो मैप में लोकेशन पूछ ली। यहाँ पे देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया। आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने यहाँ प्रिपेयर करा, तो 17 में आपको उसकी पता होगी कि वो कहाँ पर है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। ये चीज़ हो गई, पोजीशन हो गई। अब वापस आओ 2023 और 2023, ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो बताने का मतलब है वो देखो, सेम क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, स्टॉकहोम, मिनीमाटा और बेसल और रोटरडैम के लिए पूछा है, यहाँ पे बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पूछा है। अभी ह्यूमन राइट या मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड और कंजर्वेशन ऑफ रिवर के बारे में पूछा है। ये सारी चीज़ें पूछी हैं और यहाँ पे सेम, लेकिन यहाँ पे देखो ये किस लिए यूज़ होती है। अगर आपको ये पता होगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस इनकी क्या थीम है, तो आप बेसल कन्वेंशन, ये रहा, आपसे पूछा है रोटरडैम, ये रहा, आपसे पूछा है स्टॉकहोम, ये रहा, तीनों मिल गए, बेसल भी मिल गया हमको और रोटरडैम भी मिल गया, ये तीनों कन्वेंशन मिल गए। ये चीज़ पता होगी तो मैं ये चीज़ आंसर आराम से कर दूंगी कि ये किसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स होगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर एनवायरमेंट, तो यानी मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स के लिए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मेहनत मैटर करेगी जब आप खुद मेहनत करोगे, मेरी मेहनत तब मैटर करेगी जब आप खुद मेहनत करोगे। खुद मेहनत करोगे ना तो उस जीत का मज़ा ही कुछ और आएगा। वैसे मेहनत, मैं ये नहीं कहती जिनका सिलेक्शन होता है वो मेहनत नहीं करते, सब मेहनत करते हैं, लक भी बहुत मैटर करता है, बट फिर भी। अब देखो ये चीज़, इस पे भी मैं अभी बात करूंगी थोड़ी सी देर में, क्यों बात करूंगी उसका भी रीज़न बताऊंगी। ग्लोबलाइजेशन बोलो, देखो यहाँ पे 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, नॉट ग्लोबलाइजेशन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। यहाँ पे देखो मीनिंग एंड एसेंस में पूछा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है, मीनिंग एंड एसेंस, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछ रहे हैं ना, 2014 और 2017 का क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे आओ, देखो एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे जो मुझे आपको चीज़ बतानी है ना, वो यही चीज़ बतानी है। जब 2018 के अंदर मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी, मैंने ये क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन इफेक्ट पढ़ लिया, ये रहा क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन इफेक्ट, ये इफेक्ट प्रिपेयर कर लिया, तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ ना इन दोनों ऑप्शंस को, कि ये दोनों ऑप्शंस इसमें आंसर नहीं है, इसका आंसर पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट है। तो क्योंकि मुझे ये दोनों ऑप्शंस पता चल गए, तो मैं यहाँ से 50-50 पे पहुँच सकती हूँ कि नहीं पहुँच सकती, ठीक है। तो ये देखो क्राउडिंग आउट इन, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन सेम है 2018 और 2023 के। मुझे इससे ये हेल्प मिल जाएगी कि मैं ये पता कर सकती हूँ कि मेरे पास 4 में से चांसेस जो आंसर टिक करने के वो 50% बची है। अब एक और चीज़ बताती हूँ, ये क्वेश्चन तो ना एक तरह से मार्वल है, मतलब मार्वल, मेरी बात समझ रहे हो। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जब मैंने ये क्वेश्चन पेस्ट करा था ना कट करके, तो मुझे लगा मैंने ईयर को कंफ्यूज कर दिया है, शायद मैंने सेम ही क्वेश्चन पेस्ट कर लिया है, लेकिन यूपीएससी क्योंकि कभी भी क्वेश्चन एकदम सेम नहीं कॉपी करता। लेकिन जब मैंने इसको देखा, ऑप्शंस पे गई ना नज़र, तो मुझे आंसर पता चला कि नहीं, ये चीज़ सही है। देखो एक चीज़ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये 2015 का क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्या पूछा गया है हमसे, पूछा क्या गया है हमसे, डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी आर टर्म एसोसिएटेड विथ डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। 2015 का क्वेश्चन, 2000 ये है 2015 का क्वेश्चन, ये है 2016 का क्वेश्चन। डिमांड पॉलिटी, कमांड पॉलिटी, डिमांड पॉलिटी, कमांड पॉलिटी किससे एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस रजनी कोठारी और इन दोनों का सेम है, और ये दोनों गलत है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही। अब आपने यहाँ पे ये सॉल्व करा होगा, तो आपको यहाँ पे 2015 में अगर आपने प्रीवियस ईयर करके गए हो 2016 में, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में से ही आंसर है, वो आंसर कौन सा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात को। ये सेम ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर, PYQ रीसेंट, आप समझ रहे हो। अगर आप 2024 में पेपर देने जा रहे हो अगस्त में, तो आपको 2023 तो करके ही जाना है, ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर,
क्वेश्चन रिपीट है, एकदम एग्जैक्ट रिपीट है। यहाँ पे देखो ना, डिमांड पॉलिटी कमांड पॉलिटी, डिमांड पॉलिटी कमांड पॉलिटी। मैं खुद शॉक्ड हो गई थी कि 2015 के बाद 2016 में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली। ज़्यादा ईयर का गैप भी नहीं रहा, इसलिए मैं बता रही हूँ एटलीस्ट 10 ईयर्स के PYQ करके जाओ, पेपर देने में सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ खत्म करते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स भी बता दिया। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ टॉपिक बचे। एक तो बचा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैथ्स में जैसे वेन डायग्राम है, जब मैं सॉल्व करा रही थी तो वेन डायग्राम से मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए थे बहुत सारे, ये देखो क्वेश्चन है। अब वेन डायग्राम को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब कहने का मतलब वेन डायग्राम को क्या कॉपी करूँ, टॉपिक तो हमें पता चल गया जब हमने प्रीवियसली देखा था मैथ्स और रीजनिंग में। मैंने जब एक वीडियो बनाया था तो वो चीज़ हमने देख ली थी, तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वेन डायग्राम का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। रीजनिंग में भी सेम होता है। मिरर इमेज अपन को पता है, अब वो मिरर इमेज में कभी बिल्ली बना के दे दें या फिर कभी वो ऐसे मिरर इमेज में कोई डायग्राम बना के दे दे, तो इसकी मैंने बात तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए मैंने मैथ्स और रीजनिंग को नहीं लिया। दूसरी बात, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन करंट तो चेंज होता रहता है ना हर ईयर का। आप स्कीम्स भी कभी कुछ पूछ ली, कभी कुछ पूछ ली। करंट अफेयर में अवार्ड, अब वो पूछ सकते हैं कि अवार्ड 2016 में बुकर प्राइज़ किसको मिला था, अब वो पूछ सकते हैं 2024 में बुकर प्राइज़ किसको मिला था। तो आप ये बस इतना देखो कि 2016 में उन्होंने बुकर पूछा है तो मुझे बुकर प्राइज़ प्रिपेयर करके जाना है कि 2024 के पेपर देने जा रही हूँ तब। अगर उन्होंने पूछा सरस्वती सम्मान किसको मिला था, तो सरस्वती सम्मान प्रिपेयर करके जाना है कि अब वो किसको मिलेगा, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ आपको यहाँ पर। वीडियो छोटा करने की कोशिश करूँगी, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा समझाऊंगी, बट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। कैन बी प्रिपेयर होगा एक्चुअली यहाँ पे, प्रिपेयर फॉर बोथ द UPSC CSE। देखो एक क्वेश्चन है कि UPSC CSE और UPSC CAPF को हम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं प्रिपेयर कर सकते। देखो UPSC दोनों ही कंडक्ट UPSC बॉडी करा रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब CSE और CAPF में आप पेपर्स करोगे और तैयारी करोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी, आपको दोनों के लिए लक्ष्मीकांती पढ़नी है, ठीक है, दोनों के लिए NCERT पढ़नी है साइंस की, दोनों के लिए आपको हिस्ट्री की ओल्ड NCERT पढ़नी है या फिर जो भी आपको पढ़ना है हिस्ट्री का सोर्स। मृणाल सर के नोट्स अगर आपको इकोनॉमी प्रिपेयर करनी है तो वो देखना है यूट्यूब से वीडियो। मैंने तो ये करा था, आपको कुछ और करना है, रमेश सिंह वगैरह लेनी है तो आपकी चॉइस है। आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो आपके पास एकदम फिक्स है कि आपको यही चीज़ें चाहिए, ठीक है। बस एक चीज़ का डिफरेंस है, थोड़े से क्वेश्चन की क्वालिटी के अंदर डिफरेंस हो जाता है। क्वांटिटी भी है उसमें 100 क्वेश्चन, उसमें 125, लेकिन क्वालिटी में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखो CAPF के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर में वो जैसे वो पूछेंगे कि अवार्ड में उन्होंने जैसे पूछा बुकर प्राइज़ का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो बुकर प्राइज़ में वो आपसे क्या पूछेंगे कि इस साल किसको मिला था CPF में, ठीक है, 2024 का पेपर दे रहे हैं तो 2024 में किसको मिला था, 2023 में किसको मिला था, ये पूछ लेंगे। लेकिन जब UPSC CSE का पेपर प्रिपेयर करोगे तो वो पूछेगा बुकर प्राइज़ क्या होता है। वो यहाँ पे सेंटेंस बना के दे देगा कि व्हाट इज़ बुकर प्राइज़, मतलब व्हाट इज़ नहीं पूछेगा, मतलब बुकर प्राइज़ के बारे में एक सेंटेंस दे देगा नॉर्मली आपको कि बुकर प्राइज़ लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, बुकर प्राइज़ फोटोग्राफी के फील्ड में दिया जाता है, इंडिया में इतने लोगों को बुकर प्राइज़ मिला है। तो पढ़ना आपको वही है, लेकिन CSE के अंदर आपको बहुत डीप में जाना है और CAPF के अंदर करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते वक्त सेम रखना है। लक्ष्मीकांत दोनों के लिए सोर्स सेम रहेगा, लक्ष्मीकांत इसके लिए भी प्रिपेयर, इसके लिए भी प्रिपेयर। हिस्ट्री के लिए भी मैंने जो सोर्स लिए थे मैंने सारे सोर्स आपको बता दिए। एक और चीज़ देखो, सब कुछ सेम है, करंट अफेयर का डिफरेंस आपको बता दिया। दूसरा चीज़, रीजनिंग वगैरह दोनों में सेम आती है, CSE की थोड़ी सी हार्ड आने लगी है, 2003 में तो इन्होंने क्या किया है सबको पता है। फिर उसके बाद मैं वो चीज़ अभी डिस्कस नहीं करनी क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहती। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे रीजनिंग थोड़ी सी इजी आती है। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, साइंस में देखो यहाँ पे मैंने आपको सोर्स बताया था कि आपको ये NCERT पढ़नी है, 11th-12th की बताई थी। UPSC CSE के अंदर ना आजकल साइंस के क्वेश्चन इतने डीप में नहीं आते, कुछ डिसीज और बायो से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप बात करोगे तो यहाँ पे फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है और बायो का भी सेक्शन आ रहा है, तीनों अलग अलग आ रहे हैं और तीनों के क्वेश्चन भी अच्छे आ रहे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको साइंस बहुत डीप में पढ़नी है, जैसे यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस प्रिपेयर करने हैं, यहाँ पे आपको कुछ रीजन्स हैं वो सब प्रिपेयर करने हैं, लेकिन CSE के लिए अब वो प्रिपेयर करते वक्त वैसी चीज़ें प्रिपेयर नहीं करनी, आपको पढ़ना ज़रूर है, डीप में भी पढ़ना है, लेकिन जैसे केमिकल रिएक्शंस पूछ लिए जाते हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन इसके साथ होगा तो एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक होगा, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको प्रिपेयर करना है।
साइंस की मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। साइंस मैंने आपको बता दिया, करंट मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब क्या बचता है हमारे पास? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सीईपीएफ का बहुत इजी आता है, कुछ क्वेश्चंस आपने देखे हैं। और यूपीएससी सीएससी के लिए मैंने तो मृणाल सर का ही लिया था, मतलब बताया था, सोर्स बताया था कि उनके नोट्स से और यूट्यूब के वीडियो से पढ़ा था। फिर उसके बाद अब दूसरी बात करते हैं, इकोनॉमिक्स बता दिया, हिस्ट्री के लिए वही सोर्स रहेगा, सेम सोर्स रहेगा, पॉलिटी आपको बता दिया मैंने, और एक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, दोनों के लिए एनसीईआरटी करनी है। आपने देखा था कैसे सेडिमेंट्री वगैरह पे उनके लैंडफॉर्म्स पे क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से निकल जाएंगे, तो आपका हो जाएगा। साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करो, सीएससी के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि मई में पेपर हो जाता है। जैसे ही फिर अगर सपोज हो जाएगा, नहीं हो जाए तो मेंस के लिए तैयारी करो, और अगर नहीं हो रहा, सपोज नहीं हो रहा, तो सीएपीएफ के अंदर एक्स्ट्रा साइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो और करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगस्त में पेपर होता है, आपके पास टाइम है 5 से 8 महीने, 8 अगस्त महीना 3 महीने का टाइम होता है, 3 नहीं तो 2 महीने का तो होता ही होता है। तो 2 महीने में साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, थोड़े से ऊपर से मतलब ये सारी जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, डीप में नहीं लेकिन रिवाइज कर लो। जैसे पॉलिटी में यहाँ पे सीएससी में सिटीजनशिप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सीएपीएफ में अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन सिटीजनशिप से नहीं देखा। वहीं पे देखो यूपीएससी सीएससी के लिए इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन पंचायत के 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देखे मैंने, कमेटी से रिलेटेड और पंचायत कहाँ पर होती है ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा। और सीएपीएफ में मैंने इमरजेंसी से 2023 में क्वेश्चन पूछा, सिर्फ वो भी एक, उससे पहले क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो सीएससी की तैयारी करोगे तो सीएपीएफ ऑलमोस्ट 50 से 60% कवर हो जाएगा। साइंस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, करंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े ईजी आते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका वो निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक्स्ट्रा थिंग टू बी प्रिपेयर फॉर बोथ और हाउ, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया है। विच बुक इज टू प्रेफर, ये भी सबके लिए मैंने आपको बताई है। पॉलिटी के लिए मैंने आपको लक्ष्मीकांत बताई थी, सबको पता होता है वो सोर्स, सबको पता है वही कॉमन से सोर्स है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले लेना, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के लिए सब लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने तो अपने नोट्स पढ़े थे, तो एनसीईआरटी। फिर उसके बाद है ना हिस्ट्री हो गया। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर को प्रेफर करा था, लेकिन आपको जो भी चाहिए वो ले लेना। रमेश सिंह भी पढ़ते हैं बच्चे बुक, वो पढ़ लेना। फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या चीज़ हो गई? मैथ्स और रीजनिंग नॉर्मल होते हैं, कहीं से टॉपिक देख के टॉपिक वाइज यूट्यूब के वीडियो देखो और उसको सॉल्व करो। फिर उसके बाद और क्या चीज़ है? करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, जो सीएपीएफ वगैरह के, विजन वगैरह के मत उठाना, क्योंकि वो लोग है ना यूपीएससी के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। सीएपीएफ के 1 लाइनर नोट्स होंगे, तो आप स्टडी आईक्यू या फिर किसी के भी ले लेना, तो आपका वो चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी। जो बैंक वगैरह के लिए पढ़ते हैं ना, बैंक हो गया, एसएससी के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, उनके नोट से कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ बताती हूँ, कल ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी दिसंबर में अपलोड करूँगी, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ, कल इंडिया का मैच हुआ था, फाइनल मैच। मैं वैसे क्रिकेट नहीं देखती हूँ, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, पहले मैं देखा करती थी, बट मैंने मैचेस नहीं देखे इस बार वर्ल्ड कप के, लेकिन फिर भी इंडिया हार गई। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, एंड तक बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। फिर उसके बाद वो फाइनल में, देखो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपने पास्ट में कितना परफॉर्म करा था, आप क्योंकि रिजल्ट बोलते हैं हमेशा, और ऐसा लिखा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा विनर्स के द्वारा लिखी जाती है, और ये बात सही भी है। मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर अगर इंडिया, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी, काम करने की भी इच्छा नहीं थी, बट मैंने सोचा काम करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। पता नहीं, मैं मैचेस नहीं देखती इतना, लेकिन मुझे भी इतना इतना हर्ट फील हो रहा था बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ें प्रेफर मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो कभी कभी हमें नहीं मिलती। क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ सकते हैं। अब इंडिया को वहीं तो रुकना नहीं है, ऑस्ट्रेलियन की सीरीज़ आ रही है, वो चीज़ करनी है, लेकिन हाँ, जो वर्ल्ड कप का थीम भी बेस्ट थी, सब कुछ बेस्ट था, बट नहीं हुआ। कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम सिर्फ अपना 100% दे सकते हैं। हम जितना अपने एफर्ट्स किसी चीज़ के लिए लगा सकते हैं, हम वो चीज़ दे सकते हैं। और मैं बस इतना ही कह रही हूँ आप लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहा है या फिर जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अपना 100% देने की कोशिश करो। मत सोचो सिलेक्शन हो जाएगा, क्या करेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे होगी, बस अपना 100% देने की कोशिश करो। और रिज़ल्ट क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे क्या उन लोगों के हाथ में था कि ऑस्ट्रेलिया जो है 7 विकेट गिरने के बाद वो जीत जाएगी और फाइनल में पहुंच जाएगी। टॉस इंडिया हार जाएगी, वो लोग जीत जाएंगे, पिच की ऐसी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि वो वेदर कंडीशन के हिसाब से था, नहीं था ना ये सब चीज़ें हमारे हाथ में। हमारे हाथ में जो था, हमने मेहनत करी, तो बस इतना ध्यान रखना, अपने एफर्ट्स पूरे लगाओ, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, ठीक है। इतना ठीक है, बुरा लग रहा है मुझे, इंडिया के लिए भी लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें। मैच नहीं देखती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी थोड़ा सा बहुत भी
कनेक्ट होगा अपनी टीम से, क्रिकेट से या फिर अपनी कंट्री से, उसको बुरा लगेगा कि हाँ हम नहीं जीत पाए। बहुत लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे, प्रेयर्स करी थी, बट ठीक है, ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते। वही है हमारे लिए भी, वो चीज़ हमारे लिए भी मैटर करती है। मैं आप लोगों को भी ये कहना चाह रही हूँ, मेहनत पूरी करो, जितनी मेहनत कर सकते हो। सोर्सेस एक रखो, एक सोर्स से पढ़ाई करो, बहुत बार पढ़ाई करो और बहुत रिवीजन करो, ठीक है। 8-8 घंटे आपकी जितनी, कुछ लोगों को 8 घंटे से रहने से पढ़ाई होती है, 8 घंटे करो। कुछ लोगों को 2 घंटे से हो जाती है, 2 घंटे करो। कुछ लोगों के 4 घंटे से हो जाती है, 4 घंटे। जो आपके लिए प्रेफरेबल है वो करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो। नहीं हुआ उसके लिए बुरा मत मानो, नहीं हुआ थोड़े दिन तक अफसोस करो, थोड़े दिन तक, ठीक है, और फिर अगले ईयर की तैयारी करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और सभी के लिए, क्योंकि मैं CAPF को यहाँ पे बाइंड कर देती हूँ, मैं जितनी मेहनत कर सकती थी आप लोगों के लिए मैंने कर दी। मैंने सारे पेपर सॉल्व करके बता दिए। उसके बाद मैंने, आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं सॉल्व कर दूँगी। उसके बाद पेपर सॉल्व कर दिए, सब्जेक्ट वाइज मैंने एनालिसिस कर दिया। PYQ मैंने आपको बुक्स बता दी, PYQ बता दिया, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, मैंने ये सब कुछ बता दिया। मैं जितने एफर्ट्स लगा सकती थी मैंने बता दिया। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूँगी। एक भी बच्चे का, एक भी स्टूडेंट की अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं हेल्प कर दूँगी, ठीक है। और इस एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितना आपका फ्यूचर है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इस क्लिप को मैं वापस से ऐड कर रही हूँ क्योंकि कुछ वॉइस का इशू आ रहा था, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। देखो, सबसे पहले हमने वर्ल्ड कप हम हार गए थे, वर्ल्ड कप वनडे का, लेकिन हमने T20 का जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन इन द एंड हमें रिजल्ट मिल गया। तो मैं वही चीज़ बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में पेपर जैसा भी होगा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। थोड़ा सा पेपर करना बहुत अच्छा होता है, वेल एंड गुड। नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे पेपर हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर को एनालाइज करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, फिर आगे की स्ट्रैटेजी बनाना। और पेपर आने वाला है, इसलिए तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।